प्यारे बच्चों, 12th क्लास के बाद 11th क्लास का परीक्षा शुरू हो जाएगा और इसके लिए JCRT ने मॉडल क्वेश्चन 11th क्लास का जारी कर दिया है। यदि आप लोगों ने उसे डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से आप लोग सारा विषय का डाउनलोड कर सकते हैं और सारे विषय का सॉल्यूशन आपको अपने चैनल DRGP 82 पर मिल जाएंगे। तो यदि आप इस पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे आंसर को देख सकते हैं। तो आज हम लोग अर्थशास्त्र के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। आपके सारे प्रश्न जो रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप से रहेंगे। 40 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको OMR शीट पर देना रहेगा। तो देर न करते हुए चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है। तो यहाँ है प्रश्नावली जो है वो क्या है, लंबी हो सकती है, प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, प्रश्नों का क्रम सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए और प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका एक विशेषता कौन नहीं है पूछ रहा है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है, मतलब प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो गॉटफ्राइड आकेनवाल को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है और एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। तो ये आपका अल्फ्रेड मार्शल का कथन है। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किताब लिखा था। मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर है, सही व्याख्या करना कठिन है, उत्तर का विकल्प मौजूद होता है, उत्तर में समानता पाई जाती है, स्कोर करना कठिन होता है। तो यहाँ कथन जो सत्य है वो है आपका चौथा, सही व्याख्या करना कठिन है। तो चौथा का हो जाएगा ए। पांचवा है, पारस का क्या अर्थ है। पारस इंग्लिश में देखिए यहाँ लिखा है व्हाट इज मीनिंग बाय रेंज। यहाँ रेंज पूछ रहा है, तो रेंज का क्या फॉर्मूला था, R बराबर L माइनस एस। L हो गया आपका अधिकतम मूल्य और S हो गया न्यूनतम मूल्य। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच अंतर मतलब घटाव। तो आपका जो पहला ऑप्शन है अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच अंतर, तो यही है पारस का अर्थ। तो पांचवा का ए हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला दो वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है। तो ये आपका जो है वो पुरुष और महिला दो वर्गों के बीच वर्गीकरण का आधार आपका हो जाएगा गुणात्मक वर्गीकरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पुरुष और महिला के लिंग के आधार पर हो रहा है वर्गीकरण, तो ये हो जाएगा आपका गुणात्मक। किस सारणी में पंक्ति शीर्ष को किसी सारणी में पंक्ति शीर्ष को क्या कहा जाता है। तो ये आपका कहा जाता है अवशीर्ष। तो सातवां का हो जाएगा सी अवशीर्ष। आठवां है, आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ चर मतलब होता है जो बदलता है, जिसका मान बदलता है उसको हम लोग चर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सतत चर मतलब कंटिन्यूअस वेरिएबल। सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं समानांतर माध्य। समानांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा x बट्टा n। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को, योग मतलब मान लिया x बराबर 1 2 3 4 दिया हुआ, तो उसका योग हो गया सिग्मा कर देंगे, मतलब सिग्मा मतलब उसका योग। तो सिग्मा की संख्या भाग देने पर, तो संख्या से मतलब n मतलब हो गया संख्या, नंबर ऑफ आइटम। तो संख्या से प्रेक्षणों को भाग देंगे, योग को भाग देंगे, तो हम मेरा क्या हो जाएगा, वो समांतर माध्य ज्ञात होगा, जिसको हम लोग x बार से डिनोट करते हैं। फिर है, निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है। तो ये बढ़ते क्रम में हम लोग माध्यिका में सजाते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में माध्यिका बनाने से पहले हम लोग को क्या करता है, उसको बढ़ते क्रम में सजाना पड़ता है।
तो यहाँ पर 10वां का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो 4 भागों में क्या विभाजित, नाम से ही पता चल रहा है, चतुर्थक मतलब क्वोटाइल डिवीजन जो है वो क्या करता है, आंकड़ों को 4 भागों में डिवाइड करता है। मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रास गुणक, विचलन गुणक और विचलन गुणक। विचलन है और यहाँ विचलन है, तो यहाँ हो जाएगा आपका चौथा जो ऑप्शन है, इनमें से सभी, ये नंबर करेक्ट है तो इनमें से सभी हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में किस माप की गणना में प्रेक्षणों के औसत से विचलनों के निरपेक्ष मान को लिया जाता है। तो यहाँ जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माध्य विचलन। यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 16 तथा समांतर माध्य 50 है तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा। तो यहाँ विचलन गुणांक का आपको मान पूछ रहा है, तो विचलन गुणांक का फॉर्मूला होता है विचलन गुणांक बराबर हो जाएगा आपका मानक विचलन बटा समानांतर माध्य गुना 100। तो यहाँ पर आपको मानक विचलन कितना है, 16 है, 16 बटा क्या है, माध्य है, तो माध्य आपका 50 और गुना 100 कर देंगे। तो यहाँ पर काट दिए, 50 दूनी 100 हो गया और 2 को 16 से गुना कर दें तो 16 दूनी कितना हो गया, 32। तो 32 है आपका, यहाँ कहाँ पर है, तो डी ऑप्शन में है 32। तो 14 का आपका हो जाएगा डी 32। सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के संबंध का संख्यात्मक माप है। तो ये आपका है रेखीय सहसंबंध। 16 है, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा। तो इसका मान आपका हो जाएगा 1। कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है। तो कोटि सहसंबंध जो है वो स्पेयरमैन ने दिया था। इनका फॉर्मूला है 1 माइनस, इसको कहते हैं रो बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये स्पेयरमैन का है। कोटि सहसंबंध को हम लोग रैंक सहसंबंध भी कहते हैं, रैंक सहसंबंध। तो 17 का आपका सी हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। तो कौन मापता है, तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक मापता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, लेस्पेयर का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आधार अवधि की मात्रा को, कहे कि इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 Q0 बट्टा सिग्मा P0 Q0। तो ये जो Q0 है वो क्या होता है, आधार अवधि की मात्रा कहलाता है। तो यही हो जाएगा आपका कि किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा आधार अवधि की मात्रा। मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सरल समूहित सूचकांक, सरल मूल्यानुपात सूचकांक और भारित सूचकांक, ये सभी हो जाएगा। इसीलिए इसका जो डी ऑप्शन है इनमें से सभी ये करेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो हमेशा कृषि से संबंधित, प्रकृति से जुड़ा जो भी काम रहेगा वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जैसे फूल उगाना, बांस उगाना, ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का काम है। तो यहाँ पर 21 का आपका बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो योजना आयोग का जो गठन है 1950 में किया गया था और ये 1951 से काम करना शुरू किया था। मैंने गठन हुआ 1950 में और काम करना कब शुरू किया, 1951 से। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो भारत की जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है वो है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना,
जिसका कार्यकाल का था तो 2012 से 2017। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ये जो है वो नीति का शुरुआत है 1991 में किया गया था, तो 24 का आपका सी हो जाएगा। 25 है विनिवेश का उद्देश्य क्या है? तो विनिवेश का उद्देश्य है वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना और इनमें से सभी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। 26 नंबर क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना जो है वो आपका 1995 में किया गया था। ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? तो हम लोग सभी जानते हैं कृषि ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार है, तो 27 का आपका ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो यहाँ आपका हो जाएगा भारत। भारत आपका कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये अधिनियम 2005 में पारित हुआ। इसमें हर आदमी को 100 दिन का काम पाने का अधिकार होता है, मतलब कानूनी अधिकार उसको मिला है। इसमें 100 दिन का काम देना पड़ता है। इसमें ग्राम रोजगार सेवक बहाल होते हैं। फिर है निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है? तो ये जो आपका कंप्यूटर है वो क्या है? मानव पूंजी नहीं है, ये तो मशीन है। बाकी सभी है मानव पूंजी है। तो आपका 30 का क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा बी कंप्यूटर। 31 है मानव विकास है। तो मानव विकास आपका क्या है? तो साधन एवं साध्य दोनों है, तो 31 का सी हो जाएगा। 32 है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो यहाँ पर जो कारक है वो क्या है? परिवहन का विकास, शहरीकरण, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास और इनमें से सभी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, मतलब 32 का डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है। तो आधारिक संरचना के अंतर्गत क्या आता है? तो बिजली, सिंचाई और सड़कों का निर्माण तीनों आता है, इसीलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा 33 का डी। 34 है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी जो स्थापना है 1975 में किया गया था। ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में डैश है, तो क्या है? तो वो है अधिक है। यहाँ अधिक हो जाएगा, अधिक है। तो 35 का ए हो गया। 36 है ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को डैश कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा? तो दिहाड़ी मजदूर कहा जाएगा, मतलब यहाँ दिहाड़ी मजदूर हो जाएगा। 36 का सी। 37 है इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो यहाँ पर हो जाएगा सौर ऊर्जा। 38 है इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है? तो यहाँ स्वास्थ्य का जो निर्धारण का सूचक है वो है शिशु मृत्यु दर। जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? तो वो माना जाता है क्योंकि इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है। 39 का सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है सार्क का गठन कब हुआ? तो सार्क का गठन जो है 8 दिसंबर 1985 को हुआ। तो बच्चों ये थे आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वे भी उससे लाभान्वित हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।